नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेकर के पढ़ेंगे जो प्रीलिम्स हो, मेंस हो सकता है इंटरव्यू भी हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अब देखेंगे कि चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम हो, लगभग एग्जाम में और हिस्ट्री से प्रश्न आता है तो इसमें जरूर वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा 1857 का विद्रोह यानी क्रांति के बारे में। तो आज का हमारा ये टॉपिक है 1857 का विद्रोह। इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे और इस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट सूचना, बीच में कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के बारे में आपको बताएंगे, उसको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तब जाकर के आपको बीच में समझ में आएगा। ऐसे टॉपिक को डील करेंगे कि जिससे कि आपको आने वाले कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह को हम लोग कितने भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये विद्रोह का जो पनपने का जो कारण था और आखिर यह विद्रोह किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, लोगों में आखिर जब कोई ये सब मतलब अगर कहा जाए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम लोग देखें सिंपल तरीके से कि यदि कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, इसके पीछे कारण कुछ ना कुछ तो अवश्य होते होंगे। डायरेक्ट तो आपके ऊपर कोई आक्रामक तो हो नहीं जाएगा। तो ये आक्रामक आखिर होने की प्रक्रिया, इतने बड़े विद्रोह का हो जाना कोई मामूली बात तो थी नहीं। तो धीमी गति से बढ़ता असंतोष, आखिर 1857 का जो विद्रोह हुआ, कुछ असंतोष तो हुआ लोगों के अंदर, जनता के बीच, जिसके कारण ये क्रांति, इतनी बड़ी क्रांति हुई। इस टॉपिक को थोड़ा सा डील करेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि 1857 का जो विद्रोह था उसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे, और कारण में पढ़ेंगे कि उसके आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण, सिपाहियों के बीच का असंतोष। इतने भागों में बांट करके पढ़ेंगे इसके कारण को। तब उसके बाद समझेंगे कि विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ कहां से हुआ, विस्तार कैसे हुआ इस विद्रोह का, और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक इसमें देखेंगे कि क्रांति की आखिर शुरुआत कहां से हुई, किस स्थान से हुई, और कौन से स्थान से कौन से व्यक्ति ने उस क्रांति का नेतृत्व किया। इसको भी हम लोग देखेंगे कि बिहार से कौन किए, दिल्ली से कौन किए, मेरठ से कौन किए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ 1857 की क्रांति का जो क्रांति जो हुई, विद्रोह जो हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यानी इस टॉपिक को कि धीमी गति से बढ़ता असंतोष के बारे में, कि किस प्रकार से आखिर लोगों के, फिर इसके अंदर एक और टॉपिक आएगा, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, विद्रोह में लोगों की सहभागिता क्या रही, उसके साथ साथ विद्रोह का दमन कैसे हुआ, विद्रोह की प्रकृति कैसी रही, इसका परिणाम तो समझेंगे और इसके साथ साथ महत्व को भी समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 की क्रांति का क्या महत्व रहा। तो शुरू करते हैं कि देखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था प्लासी के युद्ध के बारे में। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। प्लासी का युद्ध 1757 के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने उत्तरी भारत में शक्ति एवं सत्ता हासिल करने की ओर पहला कदम उठाया। जैसा कि मैंने बताया भी था, 1757 के पश्चात औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनाई गई नीतियों और उनके स्वरूप के विरुद्ध असंतोष के रूप में 1857 की क्रांति का प्रथम बड़ा एवं व्यापक विद्रोह हुआ, जिसके पश्चात भारत पर ब्रिटिश शासन की नीतियों में परिवर्तन किए गए। आखिर धीमी गति से असंतोष कैसे फैला, शुरुआत कैसे हुई असंतोष का, आखिर कारण क्या हुए। तो कह सकते हैं आप कि ब्रिटिश विस्तारवादी, जिनके पास कॉपी पेन नहीं होगा आप लिख भी सकते हैं,
कि ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेषों ने भारतीय राज्यों के शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारों, शिल्पकारों, पंडितों, मौलवियों इत्यादि की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर दिया। यह धीमी गति से बढ़ता असंतोष 1857 में एक हिंसक विद्रोह के रूप में भड़क गया, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला डाला। हालांकि 1757 से 1857 के बीच की जो अवधि थी वो शांतिपूर्ण नहीं था, उसमें भी कई कठिनाइयां थी। इस दौरान देखेंगे, इस 100 वर्षों के क्रम में देखेंगे कि धार्मिक राजनीतिक हिंसा, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह एवं दंगे और सैन्य या नागरिक विद्रोह के रूप में छिटपुट छोटे मोटे देखेंगे कि लोकप्रिय विद्रोह की एक श्रृंखला बन गई। अंग्रेजों की भूमि बंदोबस्त नीतियों से आदिवासी भी असंतुष्ट और नाराज थे, क्योंकि बंदोबस्त नीति जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था तो आदिवासी क्षेत्र जो भी थे उनको रहने खाने पीने में इतनी समस्या होने लगे को भी असंतोष उनके अंदर भी फैल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बेहद शुरुआती दिनों में उनके विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से विद्रोह हुआ। कुछ आंदोलन 1857 के विद्रोह के पश्चात भी हुए, जारी रहे। दक्षिण पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में देखिएगा कि महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, जिन्हें कंपनी ने बर्बरता पूर्वक क्या किया, कुचल दिया। बात आती है कि आखिर इस विद्रोह का, इस क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो 1857 की जो क्रांति थी, जो विद्रोह था, भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तीनों बात कहा जाए तो मतलब आप समझेंगे कि 1857 की क्रांति की ही बात हो रही है, विद्रोह की ही बात हो रही है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चलते रहा। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्र में से छोटी मोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ, छोटा मोटा। परंतु कुछ समय बाद इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हो गया और पूरे भारत पर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया और अन्य प्रमुख एवं पहले के जो विद्रोह की तरह, यानी 1857 के विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण जो था, इस प्रकार था। उसको हम लोग समझेंगे कि आर्थिक कारण इसका प्रमुख क्या था। तो हेडिंग आप दे देंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के रूप में कह सकते हैं, अगर कहा जाए कि 57 की, यानी 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण जो था, आगे बताएंगे, सबसे प्रमुख कारणों में से एक था आर्थिक कारण और एक सबसे ज्यादा देखिएगा कि धार्मिक कारण भी बहुत बड़ा इसका रहा। अगर बात किया जाए तो सामाजिक, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण किस प्रकार से था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया और श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम कराकर, काम कराकर और उन्हें मजदूरी के रूप में कम मजदूरी देना शुरू कर दिया। और इसके अतिरिक्त देखेंगे कि अकाल जब पड़ जाता था, बाढ़ की स्थिति जब आ जाती थी किसी किसी क्षेत्र में, भारत के क्षेत्रों में, तो किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जाती थी उन्हें और उनको अपने हाल पर मरने जीने के लिए छोड़ दिया जाता था। किसी भी प्रकार की उनको जो है सुविधा प्रदान नहीं की जाती थी। सन 1813 ईस्वी में कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरफ मुक्त व्यापार की नीति को अपना लिया
और इसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई। जब इनको परमिशन मिला तो आयात करने के लिए छूट मिल गई, जिससे परंपरागत तकनीक से बनी हुई वस्तुएं, भारतीय वस्तुएं जो थी इसके सामने टिक नहीं सकी और भारतीय हस्तशिल्प व्यापार को अकल्पनीय क्षति पहुंची। यानी जब इन लोगों को परमिशन मिला कि आप विदेशी वस्तु, इंग्लैंड की वस्तुओं को मंगा सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे, आयात कर सकेंगे, तो इन लोगों ने क्या किया कि भारतीय वस्तुओं पर इतना टैक्स लगा दिया कि लोग खरीदने से इनकार करने लगे। और विदेशी जो वस्तुएं थी उन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था, साधारण टैक्स था, सस्ती थी, लोग उसी को खरीदना। मतलब है कहा जाए कि हम भारतीय लोगों को विदेशी वस्तुओं की आदत लगाने की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो गई। भारतीय व्यापार एवं व्यापारिक वर्ग को ब्रिटिश शासन द्वारा जानबूझकर के बर्बाद कर दिया गया। जिन्होंने भारत में बनी चीजों पर इतना टैक्स लगा दिया, उस समय ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं पर कम से कम टैक्स लगाया गया और भारत में उसको ला करके उसको प्रोत्साहित किया गया। 19वीं सदी, 18वीं 19वीं सदी के मध्य की बात है कि जब भारत से कपास और सिल्क का, भारत में कपास और सिल्क का बहुत बड़े पैमाने पर कहा जाए तो इसका व्यापार होता था, तो कपास एवं सिल्क के कपड़ों का निर्यात जो है वस्तुतः समाप्त हो चुका था। मुक्त व्यापार एवं ब्रिटेन से आने वाली मशीन निर्मित वस्तुएं, मशीन से जो भी वस्तुएं बनाई जाती थी, उन वस्तुओं के विरुद्ध जो है किसी भी प्रकार के टैक्स लगाने से इनकार कर दिया गया और भारत में जितने भी बनी हुई वस्तुएं थी उन पर टैक्स लगा दिया गया। इतना अधिक टैक्स लगा दिया कि लोग उसको खरीदते नहीं थे। विदेशी वस्तुओं, ब्रिटेन में बनी वस्तुओं का लोगों ने आदत लगा दिया। और देखिएगा खास करके इसका असर तब और ज्यादा पड़ गया जब भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई याद कर लीजिएगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में रेल का परिचालन पहला दिन शुरू किया गया। उससे पहले भारत में ट्रेन नहीं चलाई जाती थी। नोट कर लेंगे कब, 16 अप्रैल 1853 को जब रेल सेवा की शुरुआत हुई तो देखिएगा कि ट्रेन के माध्यम से, रेल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में भी जो लघु उद्योग थे उनको भी नष्ट कर दिया, क्योंकि दूर दराज तक क्षेत्रों में लोगों को पहुंचने का एक साधन मिल गया। कम समय में दूर पहुंच जाते थे लोग अपने व्यापार करने के लिए। रेल सेवा जो था ब्रिटिश व्यापारियों को तो दूर दराज के गांवों में पहुंच दे दी। सर्वाधिक क्षति जो हुआ कपड़ा उद्योग को, कपास, रेशम को हुआ। 18वीं और 19वीं शताब्दी में देखेंगे कि ब्रिटेन और यूरोप में आयात जो था, आयात पर जो कर था, टैक्स था, अनेक रुकावटों के चलते भारतीय निर्यात को समाप्त कर दिया। पारंपरिक उद्योगों को नष्ट होने और साथ साथ आधुनिक उद्योगों का विकास न होने के कारण यह स्थिति अधिक विषम हो गई। कंपनी ने एक और क्षेत्र में देखिए लोगों को दबाने का काम किया। वह कौन सा था? वो कृषि। कंपनी ने खेती के सुधार पर, कृषि के सुधार पर बेहद कम खर्च किया, कोई खास खर्च नहीं किया और अधिकतर लगान का प्रयोग कंपनी के खर्चों को पूरा करने में किया जाता था। ब्रिटिश कानून व्यवस्था के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण वैध हो गया। किसानों को अपनी भूमि से भी हाथ धोना पड़ता था, ऐसी स्थिति उस समय आ गई थी। निम्न वर्गीय जो कृषक थे, मजदूर थे, उनकी स्थिति तो इतनी दयनीय हो गई थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके साथ साथ देखेंगे कि राजाओं, नवाबों तक की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई। भारत से प्राप्त खनिज संसाधनों और सस्ती श्रम के बल पर लोग कम मजदूरी देकर के काम कराया जाता था। सस्ता श्रम था, मुनाफा ज्यादा था कंपनी को। उसके बल पर कंपनी ने क्या किया कि अंग्रेजों ने अपने उद्योग धंधे को विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, जबकि दूसरे और भारत में किसी नए उद्योग की स्थापना की बात तो दूर, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग थे उनको भी समाप्त कर दिया गया। और इसने भारत के प्रत्येक वर्ग में अंग्रेजों के प्रति
अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई इससे, और व्यापक विद्रोह का सूत्रधार बन गया। एक प्रमुख कारण में आर्थिक कारण था, एक छोटा सा कारण था राजनीतिक कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि और व्यापकता का सिद्धांत जैसे नीतियों ने जन असंतोष एवं विप्लव को बढ़ावा दिया। और लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की प्रस्ताव में विशेष भूमिका निभाई और उन्हें भारत का एक विस्तृत क्षेत्र हाथ लग गया, और इस कारण से भारतीय राज्य जो थी अपनी स्वतंत्रता खो बैठी, कुछ राज्य जो थी स्वतंत्रता समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत के कुछ प्रमुख देशी राज्यों जैसे कि झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर आदि के राजाओं के कोई पुत्र नहीं थे, उनका अपना कोई वंश ही नहीं था। कौन कौन से राज्य थे? झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर, यही राज्य थे जिनका आज वहां के जो राजा थे उनका कोई अपना वंश ही नहीं था। तो प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था को उस समय नियम कानून के हिसाब से, प्रावधान के हिसाब से एक प्रावधान था कि योग्य उत्तराधिकारी का चयन राजा अपने हिसाब से करता था और अपने मन के हिसाब से किसी भी बच्चे को गोद ले सकता था और उसको अपनी सत्ता देकर उसको उत्तराधिकारी बना सकता था। ऐसे प्रावधान था उस समय। परंतु लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की इस प्रथा को क्या किया? अमान्य घोषित करके देशी राज्यों रियासतों को कंपनी के शासन के अधीन कर लिया। कंपनी द्वारा देखिएगा कि कंपनी द्वारा भारत में इसके कारण से भी देखिएगा कि मतलब कहा जाए कि इसका भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण बन गया। एक सामाजिक धार्मिक कारण जो था सबसे ज्यादा कहा जाए अपने आप में यह पनपा। अभी हम लोग पढ़े आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण जो था उसको समझ लेते हैं। सामाजिक धार्मिक कारण था कि कंपनी के शासन विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार, अगर कहा जाए, जो मनुष्य के साथ व्यवहार नहीं किया जाना वैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। काले और गोरे का भेदभाव स्पष्ट रूप से उभरने लगा उस समय। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को गुलाम समझा जाता था। समाज में अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा की भावना बहुत अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि उनके रहन सहन, अन्न व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार के भारतीय व्यक्तियों की सामाजिक मान्यताओं में अंतर करता था। अपने सामाजिक जीवन में वह अंग्रेजों का प्रभाव स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अंग्रेज की खुद को श्रेष्ठ और भारतीयों को हीन समझने की भावना भारतीयों को क्रांति करने की प्रेरणा प्रदान कर दी। गोरे और काले का भेदभाव होने लगा। भारत की ऐसी जलवायु, वहां के लोग गोरे होते थे और गोरे काले का भेदभाव करना शुरू कर दिया और भारतीयों को हीन समझने लगा। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से भी कुठाराघात किया। इस काल में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया। जो कोई भी भारतीय, जो कोई भी देखिएगा धर्म को कैसे बनाएगा इसको समझिए कि कोई भी भारतीय यदि ईसाई धर्म को मानने के लिए अपना लेता था, अगर ईसाई धर्म को मान लेता था तो उसका प्रमोशन कर दिया जाता था। लेकिन जबकि भारतीय धर्म का पालन करने वाले लोग को सभी प्रकार से उसको अपमानित किया जाता था। इससे भारतीय जनसाधारण में अंग्रेजों के प्रति धार्मिक और असहिष्णुता उत्पन्न हो गई। फिर ईसाई धर्म का इतना अधिक प्रचार उस समय किया गया कि भारतीयों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज उनके धर्म का सर्वनाश करना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि भारतवासी अंग्रेजों को धर्मद्रोही समझकर उन देश से बाहर निकालने के लिए मार्ग ढूंढने लगे और 1857 में जब मौका मिला तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आह्वान कर दिया।
एक प्रमुख कारण इसका था सिपाहियों के बीच असंतोष। सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कंपनी की बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक प्रमुख थे, सबसे ज्यादा भारतीय मूल के थे। बॉम्बे उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तीनों प्रेसिडेंसियों की अपनी अलग अलग सेना प्रमुख हुआ करता था और इस सेना में ब्रिटिश सेना से अधिक सिपाही थे। वर्ष 1857 में इस सेवा में देखिएगा, इस सेना में 2,57,000 सिपाही थे। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना में अलग अलग क्षेत्र के लोग होने के कारण यह सेवाएं भिन्नता से पूर्ण थी और इनमें किसी एक क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व नहीं था। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में भर्ती होने वाले सैनिक मुख्यतः अवध और गंगा के मैदानी के क्षेत्र के भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत थे। सबसे ज्यादा सैनिक के रूप में यही 3 जाति उस समय थी। कंपनी के प्रारंभिक वर्गों में बंगाल सेना में जातिगत विशेषाधिकार जो था, रीति रिवाज को महत्व दिया जाता था। परंतु सन 1840 के पश्चात क्या हुआ कि कोलकाता में आधुनिकता पसंद सरकार आने के पश्चात सिपाहियों में अपनी जाति खोने की आशंका बढ़ गई। सेना में सिपाहियों को जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह धारण करने से मना कर दिया गया। चिन्ह कहने का तात्पर्य जैसे हिंदू है तो टीका नहीं लगाएगा, मुस्लिम है टोपी नहीं लगाएगा, ये सब चीज से मना कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना है। 1856 में एक आदेश के अंतर्गत सभी नई भर्ती सिपाहियों को क्या किया गया, एक प्रावधान किया गया कि जो भी नए सिपाही आएंगे उनको कुछ समय के लिए विदेश में जाकर के ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेना अनिवार्य कर दिया गया। सिपाही धीरे धीरे सैन्य जीवन से विभिन्न पहलुओं से और असंतुष्ट हो चुके थे। सेना का वेतन भी उस समय कम था। भारतीय सैनिकों को उस समय मात्र 1 महीने में 7 रुपया दिया जाता था, 7 रुपये प्रति माह पर खटाया जाता था। अवध और पंजाब जीतने के पश्चात सिपाहियों का भत्ता भी समाप्त कर दिया गया, ऐसी स्थिति थी। उस समय एक बहुत ज्यादा चर्चा में एक आया था, वो था एनफील्ड बंदूक। एनफील्ड बंदूक के बारे में पहली अफवाह फैली और यही अफवाह जो कहिएगा कि धर्म और जाति परिवर्तन करने वाली जो स्थिति थी, यही सबसे ज्यादा, यानी अगर कहा जाए इस विद्रोह की चिंगारी जो है एनफील्ड बंदूक से ही शुरू होती है। ये एनफील्ड बंदूक क्या थी, इसके बारे में कहा जाए कि विद्रोह का प्रारंभ अगर कहा जाए यहां से तो बिल्कुल शुरू हुई हो जाता है। एनफील्ड बंदूक जैसे ही लाया गया, इसके बारे में कहा जा रहा था, खबर एक सामने आई कि एनफील्ड बंदूक के लाए जाने की खबरों ने सरकार के साथ सिपाहियों के बीच जो है मन मुटाव को बढ़ा दिया। नई एनफील्ड जो बंदूक लाई गई, उसको भरने के लिए कारतूस जो उसमें भरे जाते थे, उस कारतूस को पहले दांत से खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए जो बारूद होते थे, उस बारूद को बंदूक के नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। और कारतूस का जो बाहरी जो हिस्सा था, आवरण था, वो चर्बी का बना हुआ होता था। तो चर्बी की इसलिए बना होता था कि वह बारूद को सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच एक अफवाह फैल चुका था कि कारतूस में लगी हुई जो चर्बी है वह गाय और सूअर के मांस से बनाई जाती है। तो यहां पर बात दो ठो आ जाती है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, जबकि सूअर की हत्या करना मुसलमानों के लिए वर्जित थी। अब दोनों के बीच यह असंतोष फैल गया। अगर गाय का है तो हिंदुओं को भी समस्या है,
सुअर का है तो मुसलमानों के लिए समस्या है। स्थिति ये आ गई कि अंग्रेजों यह समझाने का बहुत प्रयास किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यह अफवाह अपनी जड़ इतनी जमा चुकी थी कि सिपाहियों को लगने लगा कि उनका धर्म खतरे में है। चर्बी वाले कारतूसों ने सेना में असंतोष के नए कारण को पैदा नहीं किया ही, बल्कि धीरे धीरे कहा धीमी गति से बढ़ते असंतोष को खुलकर बाहर आने का अवसर प्रदान कर दिया। अभी तो धीरे धीरे ही था, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, लेकिन जहां धर्म की बात आती है, आज भी देखेंगे कि जब आप शांत घर में बैठे होते हैं और इन नेताओं को कुछ काम कराना होता है आपसे, तो जब देखते हैं कि कोई भी हमारा रेवड़ी काम नहीं करता है तो करते क्या है, धर्म की राजनीति करके आपसे वोट ले लेंगे और आपको आपस में लड़ा करके काट करके जान ले लेंगे आप लोग का। तो यहां तो धर्म की बात आ गई। तो यह भी जो है एक प्रमुख कारण था। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्रांति की शुरुआत आखिर कहां से हुई, इसमें कौन कौन सा स्थान प्रमुख था और किस स्थान से कौन से व्यक्ति ने इस क्रांति का, इस विद्रोह का नेतृत्व किया और इसके परिणाम क्या थे और इसके महत्व क्या हुए, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि नहीं, इसका पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही।